नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करने वाले हैं संस्कृत शिक्षा शास्त्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की बात करेंगे। जी हाँ, संस्कृत पेडागॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की, क्योंकि ग्रामर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। केवल सिलेक्शन पाना है तो पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो पेडागॉजी संस्कृत भाषा में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इस प्रैक्टिस सेट में जैसे आपके एग्जाम में 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसी प्रकार इस प्रैक्टिस सेट में भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब प्रश्न करने वाले हैं। और इनमें से आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपके स्कोर 15 में से क्या होने वाला है, आपको कमेंट के माध्यम से बताना कि 10+ आपका स्कोर है, 12+ है, या 15 आपका स्कोर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। जी हाँ, जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक अध्यापिका बनना, जायसवाल सभी का वेलकम, अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति वर्तते। अर्थात दोस्तों, व्याकरण शिक्षण में यह नूतन रीति कौन सी कहलाती है? आगमन निगमन रीति कहलाती है, संवाचन रीति कहलाती है, या पाठ्य पुस्तक रीति कहलाती है? ये दोस्तों उपर्युक्त सभी रीतियां कहलाती हैं। तो व्याकरण शिक्षण की नूतन या व्याकरण शिक्षण की नूतन रीति कौन कहलाती है? तो सभी लोग जानते हैं, जब भी आगमन निगमन रीति की बात करते हैं, व्याकरण शिक्षण या नूतन रीति की बात करते हैं। अर्थात दोस्तों पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ, व्याकरण शिक्षण की नई रीति आगमन और निगमन रीति कहलाती है, क्योंकि आगमन निगमन रीति के द्वारा ही व्याकरण शिक्षण का पाठन होता है। और व्याकरण शिक्षण विधि की अंगभूति प्रमुख विधि या श्रेष्ठ विधि कहलाती है। दूसरा बेहतरीन प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जानते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आप लोगों का फीडबैक क्या मिलता है। कि संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति। जी हाँ, संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कौन सी कहलाती है? प्रत्यक्ष विधि की बात कर रहे हैं, पाठ्य पुस्तक विधि की बात कर रहे हैं, पाठशाला विधि की बात कर रहे हैं, या उपयुक्त शरवाह प्रलय की बात कर रहे हैं? सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। हर एक भाई बहन, हर एक गृहिणी का सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जी हाँ, आई होप सभी प्यारे मित्र अच्छे से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को एक बार दिल से अवश्य लाइक कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन प्रणाली अस्ति। देखिए सभी लोग जानते हैं, प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि, ये तीनों विधियां जो है संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कहलाती हैं। अर्थात उपयुक्त शरवाह प्रलय, ये सभी आपके प्रणाली जो है संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली कहलाती हैं। प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, पाठशाला विधि, तीनों की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये सभी प्रणालियां संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणालियां कहलाती हैं। तीसरा बेहतरीन प्रश्न जो है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन दिए गए हैं। जी हाँ, प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, भाषाया शिक्षणे यह केंद्रम भवति। अर्थात दोस्तों, भाषा शिक्षण में इनमें से केंद्र कौन होता है, या कह सकते हैं भाषा शिक्षण की केंद्र कौन होगा? पुस्तक होगी, बालक होगा, श्यामपट होगा, या अध्यापक होगा? सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, सभी आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। हर एक भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, सिलेक्शन का रास्ता बरकरार है। सपना, ड्रीम्स, आपके सपने पूरा करने का अपना जिन जान से मेहनत आपका शरीर कह रहा है, आप लोग मेहनत कीजिए। माँ सरस्वती अभिनंदना से प्रार्थना है, आप लोग मेहनत करते जाइए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। एग्जाम के दिन आपको रिजल्ट मिलेगा। यू हैव कंग्रेचुलेशंस, योर सिलेक्टेड इन टीटी एग्जाम। भाषा या शिक्षण या केंद्र भवती, सभी लोग जानते हैं बालक होता है। भाषा शिक्षण की केंद्र कौन होगा? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बालक की बात करेंगे, बालक की बात करेंगे। भाषा के शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसका रीजन है क्योंकि अध्यापक बालक को ही शिक्षा देता है। फोर्थ नंबर प्रश्न है दोस्तों, दिया गया है कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है। देखिए छंदानुगत, छंदानुगत जो है शिक्षण प्रणाली पद्य की होती है, गद्य की होती है, व्याकरण की होती है, या कथा की होती है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न पूछा गया है। ये कि छंदानुगत शिक्षण प्रणाली किसकी होती है? तो आपको ध्यान देना, छंदबंद जो दिए रहते हैं, या छंद के अनुसार जो शिक्षण प्रणाली होती है हमारी पद्य की कहलाती है। क्या कहलाएगा? जिसमें आपके छंद हो गया, रस हो गया, अलंकार हो गए, पद्य में ये समाहित होते हैं, और इनके प्रयोग से पद्य की
उत्कृष्टता एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है। प्रश्न आता है, ठीक है, कि पद की उत्कृष्टता एवं सौंदर्य में वृद्धि होती है किससे? छंद, रस और अलंकार आदि पद में समाहित होने से होती है। और गद्य क्या होता है? गद्य काव्य गंभीर होने के कारण नीरस होता है, ये आपको ध्यान देना है। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया प्यारा सा प्रश्न है कि संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। मान लीजिए आपकी नियुक्ति होती है, आप लोग संस्कृत के अध्यापक बनते हैं, तो आप लोग बच्चों को एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हैं। किस विधि में करते हैं? प्रत्यक्ष विधि में करेंगे, व्याख्या विधि में करेंगे, मूल्यांकन विधि में करेंगे या समवाय विधि में करेंगे? तो किस विधि के द्वारा आप लोग जो है बच्चों को एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करेंगे? देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका आंसर दिया गया है कि संस्कृत के अध्यापक होने के नाते एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करना अर्थात व्याख्या विषय आप लोग करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि साथ ही व्याख्या विषय शब्दों की व्युत्पत्ति भी बतानी चाहिए होती है। छठवां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया? आइए जान लेते हैं कि संविधानस्य 343(2) अनुच्छेदानुसारम, अर्थात दोस्तों संविधान में जो है 343(2) अनुच्छेद के अनुसार जो है हिंदी राज्य की भाषा है, हिंदी सहायक राज्य की भाषा है, ठीक है, आंग्ल भाषा राज्य की भाषा है या आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा है। कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा? तो संविधान 343(2) के अनुच्छेद के अनुसार राइट ऑप्शन क्या है कि जो आपके क्या है आंग्ल भाषा है वह सहायक राज्य की भाषा में आता है। अर्थात संविधान 343(2) के अनुच्छेद के अनुसार जो है आंग्ल भाषा सहायक राज्य की भाषा अस्ति। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार जो आपके आंग्ल भाषा या अंग्रेजी कहते हैं इसको सहायक राज्य की भाषा कहते हैं। आपको नोट कर लेना। किसकी बात कर रहे हैं? सहायक राज्य की भाषा की बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न दिया गया है, सभी कमेंट करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। जायसवाल सर सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को नमन करते हैं। सातवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न है, अधस्तनेषु अभिजात भाषायाः क्लासिकल लैंग्वेज की निक्षम नस्ति। देखिए, जो हम क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं या संस्कृत में, ठीक है, अभिजात भाषाएं किम निक्षम नस्ति, किन में से नहीं हो सकता, निगेटिव बताना है आपको। किम निक्षम नस्ति, नस्ति मतलब आ गया कि मतलब ये आपका निगेटिव प्रश्न हो गया, तो हमें निगेटिव ऑप्शन को चूज करना है। निगेटिव ऑप्शन को ढूंढना है कि भाषाएं 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम अस्ति। भाषाएं कांचीनम प्राचीन साहित्यम महाकाव्यकानि सन्ति। भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। भाषायाः मौलिक साहित्यम परंपरा स्यात्। इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धृत साहित्यम न स्वीकुर्यात्। सभी कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन सही नहीं होगा। देखिए, इनमें से जो है अभिजात भाषा किम निष्कम नस्ति या क्लासिकल लैंग्वेज नहीं, तो वह कहलाएगा भाषा अनुसूचित भाषा वर्गे न स्यात्। मतलब अगर हम हिंदी में समझें, ठीक है, हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, भाषा जो है 1500 से 2000 वर्ष पुरातन इतिहास लिखित साहित्यम, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, बिल्कुल आपका है। और आपका जो भाषा जो है कांचन प्राचीन साहित्यम महाकाव्यकानि सन्ति, बिल्कुल सही है। भाषायाः मौलिक साहित्यम परंपरम स्यात्। इतर भाषा वर्गेभ्यः उद्धृत साहित्यम न स्वीकृति इति अभिजात भाषा है निक्षम अस्ति। तो आपका यहाँ पे तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। आठवां प्रश्न दोस्तों दिया गया है, 7 प्रश्न कर चुके हैं, टोटल 15 प्रश्न करने वाले हैं इस सेशन इस प्रैक्टिस सेट में। आठवां प्रश्न बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है कि अधस्तनेषु, इनमें से निम्नलिखित में से किम भाषायाः अध्यापनस्य उद्देश्यम नस्ति। इनमें से किसमें जो है भाषा के अध्यापन का उद्देश्य नहीं होगा। आयासपूर्व विचारणाम अभिव्यक्तैः, सूत्रस्य अवबोधने दक्षता, सुसंगत लेखनस्य विकासैः, अर्थावबोध सहितम पठने क्षमता। सभी कमेंट करेंगे। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न है। संस्कृत भाषा के संस्कृत लैंग्वेज में संस्कृत पेडागोजी संस्कृत शिक्षा शास्त्र की बात कर रहे हैं। इनमें से एक कौन सी जो भाषा है अध्यापनस्य उद्देश्यम नहीं होगा। देखिए, अध्यापन का उद्देश्य आयासपूर्व विचारणाम अभिव्यक्ति नहीं होता है। अध्यापन का उद्देश्य होता है सूत्रस्य अवबोधने की क्षमता प्रदान करना या दक्षता प्रदान करना, सुसंगत लेखनस्य का विकास करना, अर्थावबोध साहित्यम पठने क्षमता। ठीक है, भाषा अध्यापन का उद्देश्य होता है।
लेकिन पहला ऑप्शन जो नहीं होगा। अगर ऐसे हम हिंदी में समझें कि निम्नलिखित में से जो है किसका अध्यापन का उद्देश्य नहीं है, कि जबकि देखिए सुनने की अवबोधन जो दिया है, इनमें से आयसपूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति अध्यापन का उद्देश्य नहीं होता है। बाकी सुनने की अवबोध क्षमता, सुसंगत लेखन का विकास, अर्थबोध के साथ पढ़ने की क्षमता का विकास अध्यापन का ये सारे उद्देश्य होते हैं। 9वां प्रश्न दिया गया, स्क्रीन पर दिया गया है कि ये साम बालनाम भाष्य विकासई है विलंबतई भवति तेयाम अभिप्रेरणार्थम कह गतिविधि समीचीनम। अर्थात दोस्तों इनमें से बालकों में भाषा का विकास विलंबित होने पर तेयाम अभिप्रेरणार्थम बालकों में अभिप्रेरणा के लिए कौन सी गतिविधि जो है उचित गतिविधि होगी। भाषा चिकित्सा नाम भाषणानि अध्यापकैः पुनः पुनः उपयुक्त उत्तराणां प्रदानम छात्राणां संभाषणस्य संग्रहणं विश्लेषणं च परस्परम संभाषणम प्रोत्साहनम की बात कर रहे हैं। देखिए बालकों में भाषा विकास का अगर विलंब होता है, ठीक है, लेट होता है या सीख नहीं पाते हैं, कुछ दिक्कतें आती हैं, उनमें से अभिप्रेरणा के लिए जो छात्रों में गतिविधि सही गतिविधि है कि परस्पर संभाषणम प्रोत्साहनम। बच्चों में क्या है, परस्पर संभाषण का प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है, परस्पर संभाषण हेतु प्रोत्साहन की गतिविधि समीचीन होगी। ऐसे बालक जिनका भाषा विकास देर से होता है उनको अभिप्रेरणा संबंधी परस्पर संभाषण हेतु प्रोत्साहन की गतिविधि समीचीन होगी। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न, आपके बेहतरीन स्क्रीन पर दिया गया प्यारा सा प्रश्न है। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्तेन कह अभिप्राय। देखिए जो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण होती है, क्या किसकी बात कर रहे हैं, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में इनमें से कौन सा अभिप्राय होगा। पहला ऑप्शन देखिएगा, श्रवण भाषण पठन लेखनम कौशलानाम संवर्धनेन ग्रहण शक्ति अव्यक्ति शक्ति व विकास ही है। यह हम दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं। शब्द वल्याय व्याकरणस्य च नियम पूर्वकम अध्यापन की बात कर रहे हैं, या तीसरे ऑप्शन की लिखित परीक्षा निमित्तम शिक्षणम की बात कर रहे हैं, या व्याकरण नियमा नाम विस्तृत रूपेण स्पष्टीकरणम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। देखिए संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, संप्रेषण, ये शब्द से आपको आंसर मिल जाएगा। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण इत्तेन का अभिप्राय, इसका अभिप्राय यही होता है कि श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल का संवर्धन के करके ग्रहण शक्ति अव्यक्त शक्ति का विकास की बात कर रहे हैं। अगर हम हिंदी में समझने की कोशिश करें कि श्रवण भाषण पठन लेखन कौशल के संवर्धन से ग्रहण शक्ति और अव्यक्ति शक्ति का विकास की बात कर रहे हैं। जी हाँ, 10th 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं आपका, और 5 प्रश्न और करेंगे। टोटल 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें। टीटी परिवार शिक्षकों के परिवार वनली वन जायसवाल कोचिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। आपका परिवार, आवर फैमिली, आप दिल से बोल सकते हैं कि ये शिक्षकों का परिवार है, आपका परिवार है, हमारा परिवार है। 11वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि लेखन कौशल विकास में शिक्षक मुख्यतः अवधारित। अर्थात दोस्तों लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को जो है मुख्य रूप से क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका काल मर्यादम की बात कर रहे हैं, सुंदर हस्ताक्षरम की बात कर रहे हैं, व्याकरण की बात कर रहे हैं, या भाव अभिव्यक्तम की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। देखिए लेखन कौशल के विकास अगर बच्चों में करना है, आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप बच्चों की, जब आपकी नियुक्त होगी, जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, प्राइमरी लेवल प्राथमिक शिक्षक में जाएंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, तो लेखन कौशल के विकास के समय जो है शिक्षक जो है मुख्य रूप से अवधारित किसका उद्धार करेंगे, तो वह भाव अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं। अगर इसे हिंदी में समझने की कोशिश करें कि लेखन कौशल के विकास के समय शिक्षक को मुख्य रूप से भाव अभिव्यक्ति प्रधान होना चाहिए। लेखन कौशल की चाहत शब्द ज्ञान के साथ साथ भावों पर भी आधारित होती है। जी हाँ, आई थिंक आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, अच्छे तरह से फीडबैक भी आप लोग देख पा रहे हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों कमेंट करें, फीडबैक करें, आपका अपना परिवार है, बेफिक्र कमेंट करें, कमेंट करते रहें। कमेंट करेंगे दोस्तों तभी तो हमें पता चलेगा कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्रथम भाषा विकास है साधारणतया ज्ञाते, यानी जो प्रथम भाषा का विकास है साधारण रूप से जाना जा सकता है। अधिगमः इति, अधिग्रहणम इति, परिवर्धनम इति या संज्ञानम इति। तो प्रथम भाषा विकास साधारणतः ज्ञाते किस नाम से यहाँ पे जाना जा सकता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, समझते हैं किसकी बात कर रहे हैं। प्रथम भाषा विकास है साधारणतः अधिग्रहणम इति, बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया आप लोगों की स्क्रीन पर।
बहुत ही बड़ा प्रश्न है और संस्कृत भाषा में ऐसे प्रश्न एक दो प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं कि समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति, किसकी बात कर रहे हैं? समुच्चय भाषा में उपागम होता है। विद्यार्थी नाम भाषादिगम भवति, अक्षर ध्वनि ज्ञानांतरम शब्दानां, शब्द समूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। विद्यार्थिनां भाषादिगम भवति, भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्तन इति धारणा। देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली अगर आपको आंसर की बात करूं कि समुच्चय भाषा का उपागम क्या होगा, तो उसका आपका डायरेक्टली आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थी नाम भाषादिगमं भवति, भाषिक खंडेभ्य अनंतरम ते वर्णानाम अक्षराणाम च बोधम कुर्वन्ति इति अवधारणा। तो समुच्चय भाषा उपागम, अगर इसके मैं हिंदी में बात करूं कि हिंदी में क्या होगा, देखिए समुच्चय भाषा उपागम का मतलब अर्थ यही होता है कि विद्यार्थियों में भाषा अधिगम होता है। भाषा को खंडों में विभक्त करने के बाद वे वर्ण और अक्षरों को जानते हैं। यही अवधारणा जो है समुच्चय भाषा का उपागम कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। उदाहरणानि प्रस्तूय निमश्य कथनम इति कह विधि। देखिए उदाहरण से लेके प्रस्तुति जो है, उदाहरण से लेके नियम की ओर कथनम, ये कथन जो है उदाहरण से लेके नियम की ओर कौन सी विधि का कथन होगा? सूत्र विधि का, निगमन विधि का, सूत्र विधि का या आगमन विधि की बात कर रहे हैं। तो सभी जानते हैं उदाहरण से नियम की ओर जाना, यह हमारा कौन सा विधि कहलाएगा? तो यह हमारा आगमन विधि की बात करेंगे। और अगर आता नियम से उदाहरण की ओर जाना तो हमारा निगमन विधि हो जाता। ठीक है, आगमन विधि को उस विधि को कहते हैं जिससे विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा समान नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। और इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर और मूर्त से अमूर्त की शिक्षण की ओर प्रयोग किया जाता है। किसकी बात कर रहे हैं? हम सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, आगमन विधि की बात करेंगे। 15वां प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है कि प्राचीनतमा विधि कौन सी कहलाएगी? किसकी बात कर रहे हैं? प्राचीनतमा विधि की बात कर रहे हैं। आपके 4 बेहतरीन ऑप्शन दिए गए हैं। पारायण विधि की बात कर रहे हैं, या हम दोस्तों व्याख्या विधि की बात कर रहे हैं, सूत्र विधि की बात कर रहे हैं, या आगमन विधि की बात कर रहे हैं। देखिए प्राचीन विधि के बारे में बात कर रहे हैं, प्राचीन विधि की बात करेंगे। देखिए हमने पिछले एक क्वेश्चन भी किया था ऐसे शायद, तो उसमें उपरोक्त सभी वाला प्रश्न आप लोगों को आया था। लेकिन प्राचीनतम विधि जो हमारी कहलाती है दोस्तों, वह पारायण विधि कहलाती है। क्या होगा? प्राचीनतम विधि पारायण विधि है। और पारायण विधि जो है कंठस्थीकरण पर जोर देती है। कई बार पूछा जाता है कि कंठस्थीकरण पर जोर देती है, वह आपकी प्राचीनतम या पारायण विधि है। सस्वर पाठ करना भी इसी विधि का अंग है, सस्वर पाठ करना। ठीक है, और यह वह विधि है जो ज्ञान का संरक्षण एक पीढ़ी से दूसरी की पीढ़ी में करती है। कई बार पूछा जाता है कि ऐसे विधि का नाम बताइए जो ज्ञान के संरक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करती है, वह प्राचीनतम विधि या पारायण विधि की बात कर रहे हैं। तो आज बेहतरीन है 15 प्रश्नों में से आपके स्कोर दोस्तों क्या है? 10+ स्कोर है, 12+ स्कोर है, या 15 ऑफ 15 है। सभी कमेंट करें, स्कोर करें, तैयारी जारी रखें, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। हर सब्जेक्ट हर पेपर की तैयारी होगी, क्योंकि आउट ऑफ 150 में हमारा सपना है दोस्तों, क्या सपना है? 125+ का स्कोर प्राप्त करना, सिलेक्शन का रास्ता करना, अपने सपने अपने ड्रीम्स को भावी अध्यापक अध्यापिका बनने का सपना साकार करना जरूर साकार होगा। मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।